सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। क्या है क्वेश्चन? अभी हाल ही में किसे 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा शेहान करुणातिलका को। तो श्रीलंकाई लेखक है ये शेहान करुणातिलका, जिन्होंने अपने उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है। अब इनके उपन्यास नॉवल का नाम क्या है? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। और आपको बता दूं ये इनका दूसरा उपन्यास है और इसी के लिए इन्होंने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता। अच्छा, बुकर पुरस्कार की बात करें तो ये एक साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल अंग्रेजी में लिखे और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। अगर बात करें पहली बार ये कब और किसे मिला था तो 1969 में पीएच न्यूबी को मिला था, उनके उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर के लिए। और पहली महिला कौन थी जिसे ये बुकर पुरस्कार मिला था? तो बर्निस रूबेंस को मिला था उनके उपन्यास द इलेक्टेड मेंबर के लिए 1970 में। और आप जानना चाहोगे कि पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे जिन्हें ये बुकर पुरस्कार मिला था? वीएस नायपॉल को 1971 में मिला था। और अभी 2022 का किसे मिला जो आपको याद रखना है? शेहान करुणातिलका को। अब जब हम बुकर पुरस्कार की बात कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में चल रहा होगा गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री श्री श्री। तो बिल्कुल चलना भी चाहिए क्योंकि हमने पढ़ा था 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता था? गीतांजलि श्री ने जीता था उनकी बुक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, जिसका अनुवाद किसने किया था, ट्रांसलेट किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने। तो इन दोनों को मिला था इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 का। तो अब इन दोनों का अंतर याद रखना। वैसे जब भी एक नाम आएगा तो दूसरा मैं आपको हमेशा रिवाइज करवाऊंगा ताकि आप भूलोगे नहीं और कंफ्यूज भी नहीं होगे कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार पूछेंगे तो गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को मिला, और केवल बुकर पुरस्कार पूछेंगे तो शेहान करुणातिलका को मिला है। अभी एनी एर्नॉक्स का नाम आपने सुना होगा, फ्रेंच ऑथर हैं ये। अभी साहित्य का, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था। और स्वांते पाबो ये स्वीडिश साइंटिस्ट हैं, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। और हाँ, अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो आपको बता दूं किस किस को इस बार नोबेल पुरस्कार मिला है वो आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन उनको याद रखने की ट्रिक, उसका एक सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड कर दिया गया था ताकि एग्जाम टाइम पे आप कंफ्यूज न हो, फटाफट से आंसर लगाओ और आगे बढ़ जाओ। तो उसका वीडियो बना दिया, अगर नहीं देखा तो देख लेना, उसकी क्विज भी मिल जाएगी आपको अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में ताकि आप टाइम टू टाइम प्रैक्टिस भी करते रहो। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ में आपको। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी बंधन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा सौरव गांगुली को। तो पूर्व क्रिकेटर या यूं कह दूं पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, इनको भी बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चलो एक होमवर्क प्रश्न है आपके लिए, अभी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बन गए जो सौरव गांगुली की जगह आए हैं? नाम बताओ उनका। बाकी बंधन बैंक की बात करें तो स्थापना 2001 में होती है, कोलकाता में हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष हैं। वैसे कुछ समय पहले सौरव गांगुली ये ड्रीम सेट गो के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी आपने पढ़ा होगा स्मृति मंधाना गल्फ ऑयल इंडिया की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, रवि शास्त्री फैन कॉड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और रितिका सचदेव मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा अयान खान। अच्छा, आपको पता है अभी 2022 में जो 13वें नंबर के T20 मेंस वर्ल्ड कप हुए ये कहाँ पे शुरू हुए? ऑस्ट्रेलिया में। और इसी में यूनाइटेड अरब अमीरात की टीम के ऑलराउंडर अयान अफजल खान ये T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। इनकी उम्र कितनी है? मात्र 16 साल। और इस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि अभी तक मोहम्मद आमिर वे T20 विश्व कप में खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर थे। उन्होंने 17 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के T20 विश्व कप खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया था, जो कि अभी तोड़ दिया है अयान खान ने, क्योंकि इनकी उम्र कितनी है? 16 साल। तो याद रखना, अब ये रिकॉर्ड अयान खान के नाम हो गया। यूनाइटेड अरब अमीरात के प्लेयर हैं ये। आपको शेफाली वर्मा का नाम तो याद होगा, सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली ये सबसे युवा भारतीय बनी थी शेफाली वर्मा। रोहित शर्मा की बात करें तो 400 T20 मैच खेलने वाले ये पहले भारतीय क्रिकेटर बने थे। और किरोन पोलार्ड ये वेस्ट इंडीज के हैं,
ये 600 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। और इसी तरह से ड्वेन ब्रावो का नाम याद रखना, ये वेस्ट इंडीज़ के हैं और 600 T20 विकेट लेने वाले ये पहले खिलाड़ी बने थे। आपको याद है 2021 में जो T20 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा करके। और अभी न्यूजीलैंड में आपके वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, उसको भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। और अभी ऑस्ट्रेलिया ही जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स का क्रिकेट टूर्नामेंट। और आपको याद है अभी जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा था, सेकंड पे इंडिया रहा था। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ हाल ही में किसे सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ को। तो प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार हैं ये प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ, जिनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान की 250वीं जयंती पर सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी के इतिहास पर विस्तार से लिखा है। क्या नाम है? प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ। आपको सुएला ब्रेवरमैन का नाम जरूर याद होगा, दो कारणों से इनका नाम चर्चा में था। एक तो अभी यूके की भारतीय मूल की ये गृह सचिव बनी उस कारण से, और अभी उन्होंने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता इस कारण से भी। अभी मीना कंदासामी की बात करें तो जर्मन पेन पुरस्कार जीता इन्होंने। और तेलुगु लेखक और अभिनेता है तनिकेला भरणी, लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार मिला था इनको। इनका नाम भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ अभी अक्टूबर 2022 में स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा उल्फ क्रिट्सर्न को। तो अभी रूढ़िवादी नेता उल्फ क्रिट्सर्न को स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। और इस तरह से वो मैग्डलेना एंडरसन का स्थान लेंगे। मैग्डलेना एंडरसन आपको याद होगा 2021 में स्वीडन की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन अब नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? उल्फ क्रिट्सर्न। आपको याद है लिसा स्टालेकर का नाम? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर है। और कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। और जॉर्जिया मेलोनी अभी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देखो बात स्वीडन की है, स्वीडन की कैपिटल होती है स्टॉकहोम और करेंसी है स्वीडिश क्रोना। आपको याद होगा दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील यानी कि ग्रीन स्टील, या आप कह सकते हो कोयले का उपयोग किए बिना स्टील बनाया था स्वीडन की एक कंपनी ने, जिसका नाम है हाइब्रिड। और अगर आपसे पूछे कि किसने स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 जीता है, तो आंसर होगा प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रुट्सर्ट ने। और इस पुरस्कार को नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है। और नोबेल प्राइज की बात हुई है तो आपको याद दिला दूं, एक स्वीडिश साइंटिस्ट हैं स्वांते पाबो, जिन्होंने मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जीता। तो याद रखना ये भी, बढ़ते आगे। फिर बताओ अक्टूबर 2022 में भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा DY चंद्रचूड़ को। अब आप कहोगे ये प्रश्न तो हमने पहले भी पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था जब हमने बात किया था कि इनको नियुक्त किया जाएगा, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं नियुक्त कर दिया गया है, इन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया है। कब? अभी 17 अक्टूबर 2022 को। तो प्रेसिडेंट है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को भारत का नया चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया है। और इस तरह से वे भारत के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने? 50वें नंबर के। इन्होंने किन का स्थान लिया? UU ललित का स्थान लिया। अब इनके नाम से एक नाम हमने और याद किया था, YV चंद्रचूड़ का नाम, और वे इनके पिताजी थे। वे 16वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और उनके नाम की खास बात क्या है, उनके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हर किसी के पिताजी के बारे में तो हम पढ़ते नहीं है। तो खास बात ये थी कि उनका कार्यकाल सबसे लंबा था, यानी कि वे अभी तक सबसे लंबे समय तक के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, 7 साल 4 महीने 20 दिन तक। और अगर आपसे पूछे कि भारत के सबसे कम समय तक के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे थे, चलो इसका उत्तर आप ही लोग दो। कई बार इनके बारे में हमने पढ़ा है। ये 22वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और अभी इनका नाम न्यूज में था क्योंकि इनका निधन हो गया। नाम बताओ इनका। बाकी भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे,
तो आंसर होगा हीरालाल जे कानिया। क्या अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला चीफ जस्टिस रही है? तो आंसर होगा नहीं, लेकिन वर्तमान में बन सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन रही, तो आप आंसर कर दोगे फातिमा बीवी। उसी तरह से अगर हाई कोर्ट में चलें कि हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन रही, तो आंसर होगा अन्ना चांडी, केरल हाई कोर्ट की। और हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही, तो आंसर होगा लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। दो प्रश्न और याद रखना, एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, ये 10 मार्च को होता है। और अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आंसर कर देना हेग, नीदरलैंड में। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने बैलन डी और पुरस्कार को जीता है? तो आंसर होगा करीम बेंजेमा ने। तो रियल मैड्रिड और फ्रांस के फॉरवर्ड हैं ये करीम बेंजेमा, और इन्होंने पहली बार बैलन डी और पुरस्कार जीता है। उन्होंने पिछले साल रियल मैड्रिड के लिए 46 मैचों में 44 गोल किए थे और स्पेनिश क्लब के साथ ला लीगा और चैंपियंस लीग जीती थी। और याद रखना कि बैलन डी और जीतने वाले वे 5वें और 1998 में जिनेदिन जिदान के बाद पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी हैं। अच्छा, पुरुषों में तो बैलन डी और पुरस्कार ये करीम बेंजेमा ने जीता है, लेकिन अगर आपसे पूछे स्पेशली कि महिलाओं में किसने जीता ये बैलन डी और पुरस्कार, तो आंसर होगा बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेलस ने। बाकी बार्सिलोना की ही रॉबर्ट लेवांडोव्स्की है, बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया। और बार्सिलोना के 18 वर्षीय खिलाड़ी है गावी, तो सर्वश्रेष्ठ अंडर 21 खिलाड़ी के लिए कोपा ट्रॉफी इन्होंने जीती है। जबकि रियल मैड्रिड के हैं थिबॉट कर्टोइस, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए याशिन ट्रॉफी मिली है इनको, तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही है बैलन डी और वाला, इसको खास तौर पे याद रखना। बाकी याद नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन ये याद रखना पुरुषों का और महिलाओं का दोनों का। अब बढ़ते आगे, अब बताओ, अभी हाल ही में ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के जनक का निधन हो गया, उनका नाम बताओ। तो आंसर होगा दिलीप महलानाबिस। तो प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिलीप महलानाबिस, जिन्होंने ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के उपयोग और ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन चिकित्सा के विकास का बीड़ा उठाया। उन्होंने 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पश्चिम बंगाल के लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों का इलाज करते हुए पहली बार ORS का इस्तेमाल किया था। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। लेकिन अभी इनका निधन हो गया, ये याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी, तो आंसर होगा डॉक्टर S पद्मावती, जिनका निधन हो गया। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक कौन थी? शारदा मेनन थी, इनका भी निधन हो गया। अच्छा, 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से कौन मशहूर थे? तो पश्चिम बंगाल के सुशोभन बंदोपाध्याय, जिनका भी निधन हो गया। बाकी आप जानते हो, अभी हमने पढ़ा था पॉन्डमैन के नाम से मशहूर किस व्यक्ति का भी निधन हो गया? कलमाने कामेगौड़ा का। और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की पहली चेयरपर्सन थी जयंती पटनायक, इनका भी निधन हो गया। भारतीय इंटरनेट के जनक कौन थे जिनका निधन हो गया? BK सिंघल। भारतीय सार्वजनिक उपक्रम के जनक कौन थे जिनका निधन हो गया? डॉक्टर V कृष्णमूर्ति। तो ये भी नाम याद रखना, न्यूज में थे। बढ़ते हैं आगे, चलो बताओ, हाल ही में द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नाम की बुक को किसने लिखा? बॉब डायलन ने। तो नोबेल पुरस्कार विजेता बॉब डायलन ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। इस बुक में बॉब डायलन की कलात्मक यात्रा और उपलब्धियां शामिल हैं। उन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी जीता है। उन्हें फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर, पुलित्जर पुरस्कार और स्वतंत्रता के राष्ट्रपति पदक आदि से भी सम्मानित किया जा चुका है। नाम है बॉब डायलन। आपको याद है PC बालासुब्रमण्यम अभी एक बुक लिखी थी रजनी के मंत्र नाम से, रजनीकांत के ऊपर है ये। और सॉजर्ड मारिजने, ये पूर्व भारतीय महिला टीम के कोच हैं। अभी इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है विल पावर। और पवन सी लाल की बात करें तो फॉर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड पेन्नौर स्टोरी नाम की बुक लिखी इन्होंने। आपको याद होगा हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, अभी उन्होंने MBBS की किताबों का पहला हिंदी संस्करण लॉन्च किया था। तो बताओ देश में पहली बार कहाँ पे हिंदी में MBBS की पढ़ाई कराई जाएगी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य का है ये जामताड़ा जिला, जो कि देश का पहला जिला बना जिसके हर गांव में पुस्तकालय है, तो आंसर होगा झारखंड।
और इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाते हैं? 2 अप्रैल को। और एक और डे याद रखना, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ये 23 अप्रैल को मनाते हैं। अगर आपको पता है तो बताओ किसे 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया था? तो आंसर होगा मैक्सिको का शहर ग्वाडलाजारा को। ये ध्यान रखना सब। बढ़ते आगे। फिर बताओ हाल ही में अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने किसे अपना सीईओ बनाया? तो आंसर होगा अरुण बंसल को। तो अभी अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने अरुण बंसल को अपना सीईओ नियुक्त किया है। बाकी अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने थे? किशोर कुमार पोलूदासु। गेल के अध्यक्ष बने थे संदीप कुमार गुप्ता। और भारत के भी 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल कौन बने? आर वेंकटरमणि, के वेणुगोपाल की जगह बनेंगे। अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में क्या प्रश्न पूछा था? अच्छा, कल होमवर्क वाले प्रश्न की शीट लगाना हम भूल गए थे, तो कल का प्रश्न तो आपको मिला नहीं था, कोई बात नहीं। तो आज आप आज के होमवर्क प्रश्न का उत्तर देना। और सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं करा तो, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है। और टॉपिक वाइज वाले जो वीडियोज़ हैं वो डेली अपलोड हो रहे हैं, अगर नहीं देख रहे हो तो देखना स्टार्ट करो, क्योंकि फिर अगर एक साथ आप देखने की सोचोगे तो बहुत बर्डन पड़ेगा। अभी साथ के साथ डेली एक एक दो दो हो रहे हैं, तो देखते जाओ तो बर्डन नहीं पड़ेगा और मज़ा भी आएगा। इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। और अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में अभी आपको डेली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मेहनत कर रहा हूँ मैं बहुत, उसके लिए बहुत टाइम निकाल रहा हूँ। डेली आपको 10 स्टैटिक प्रश्न देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि करंट अफेयर से ही बनाए जा रहे हैं। अभी कुछ जनरल अवेयरनेस का भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। डेली नहीं हो पाएगा, मैंने आपको पहले ही बोला, कम से कम हफ्ते में 1 या 2 आपको क्विज मिला करेगी, इस तरह के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस बात पे प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना, सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा तभी काम करने में मज़ा आएगा। चलिए आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।